फ्रेंड, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 किस बारे में बात करता है? पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां। ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में होता है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 होता है तो सेक्शन कवर करता है 154 से लेके 176 तक। जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो 173 से 196 तक के सेक्शंस को कवर करता है। एक बड़ा पार्ट कवर करता है, तो इस पार्ट को कवर करने के लिए हम दो पार्ट लेके आएंगे। मतलब एक पार्ट में हम सेक्शन 180 तक करेंगे, 173 से 180 तक कवर कर लेंगे, ठीक है, आज वाले पार्ट में। फिर इसके बाद जब आगे के पार्ट को करेंगे तो हम नेक्स्ट जो बचे हुए सेक्शंस होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया है, चैप्टर 1 से लेके 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं बीएनएसएस की सीरीज के लिए। तो जिन लोगों ने सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो शुरू कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम बीएनएस की सीरीज को भी साथ साथ कंप्लीट करें तो बीएनएस की सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो लोग वहां जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक परफॉर्मा देख लेते हैं कि जो चैप्टर 13 है एक बड़ा पार्ट कवर करता है, तो आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। तो सेक्शन 173 से 196 तक कवर करता है ये वाला चैप्टर। किसका? बीएनएसएस का। बीएनएसएस क्या होती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको इसका नाम अच्छी तरीके से याद होना बहुत जरूरी है। कब का एक्ट है? 2023 का। लागू कब से किया गया था? 1 जुलाई 2024 से, 2024 से इसको लागू किया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 173 क्या बोलता है? संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। सेक्शन आ जाता है 174, ये बोलता है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। यानी कि क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। फिर आ जाता है सेक्शन 175, ये हमको बोलता है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फिर आ जाता है सेक्शन 176। 176 बोलता है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, हाउ टू रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ठीक है। प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा, सबमिट करने की बात कर रहा है, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। सेक्शन 178 बोलता है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सेक्शन 179 बोलता है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 180 बात करता है कि पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की कैसे परीक्षा की जाएगी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। इसके बाद सेक्शन 181 आ जाएगा जो बोलेगा स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, यानी पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। सेक्शन 182 कहता है कि भाई किसी भी तरीके की कोई उत्प्रेरणा वगैरह नहीं दी जाएगी, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। फिर आता है सेक्शन 183, बोल रहा है संस्कृतियों एवं कथनों का अभिलिखित करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सेक्शन 183 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, कथन और संस्कृति को कैसे रिकॉर्ड वगैरह करेंगे वो बताएगा। सेक्शन 184 आता है, बोल रहा है कि बलात्संग के पीड़ितों की चिकित्सकीय परीक्षा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। फिर आता है 185 में पुलिस करेगी तलाशी, पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी की जाएगी, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 186 बोलता है पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। सेक्शन 187 कहता है कि जब 24 घंटे में अन्वेषण ना किया जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो ये वाली बात बोल रहा है 187। 188 क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा जो अन्वेषण की रिपोर्ट दी जाएगी उसका क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा, क्या होगा उसका इफेक्ट, ये सब चीजें बताएगा। सेक्शन 189 बोल रहा है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त का छोड़ा जाना, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, ओके। तो देन सेक्शन 190 आ जाएगा, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना, केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट।
और फिर 191 बोल रहा है कि परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना और उनका अवरोध ना किया जाना। Complainant and witness not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint। 192 में कहता है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। फिर बोल रहा है 193 कि अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड ईटीसी। फिर 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, पावर टू समन पर्सन्स। फिर 196 कहता है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ के बारे में बात करता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने केवल ये इसका एक इंडेक्स मेथड देखा है कि कहां से कहां तक ये चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको कि हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बात करेंगे आज सबसे पहले वाले सेक्शन की। सेक्शन आता है 173। क्या बोल रहा है? संज्ञेय मामलों में इत्तला, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल मामलों को कहाँ दिया गया है? जब हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आए थे। तो जिन लोगों ने डेफिनेशन क्लोज को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? संज्ञेय मामलों में इंफॉर्मेशन या तो ओरल दी जाएगी, मौखिक रूप से दी जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी को दी जाएगी। यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसका पुलिस ऑफिसर, उसको दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन होगी वो ओरल लेखबद्ध की जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। जिस किसी ने भी इन्फॉर्मेशन दी उसको बताया जाएगा कि भाई तुमको कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने दी है। और ऐसी इत्तला पर, ऐसी इन्फॉर्मेशन पर वो व्यक्ति क्या कर देगा? साइन कर देगा। और यदि इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना है कि यदि इन्फॉर्मेशन है तो उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा 3 दिन में साइन करने पर लेखबद्ध की जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसका सार राज्य सरकार के द्वारा दी गई पुस्तक में रखे जाएगा। किसके द्वारा? ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा जो पुस्तक वगैरह जारी की जाती है उसके अंतर्गत ऐसे सार को रखा जाएगा। परंतु जो कोई स्पेशल सेक्शंस होते हैं, अब ये स्पेशल सेक्शंस क्यों है? क्योंकि ये हमको दे रखे हैं बीएनएस में। बीएनएसएस में क्या दे रखे हैं? 64 से लेके पहले 71 तक, फिर 71 के बाद 74 से 79 और 124। ये तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं ना, बेसिकली उनसे रिलेटेड है। तो ये आपका एक होमवर्क है, आप एक बार इन सेक्शंस को गो थ्रू करके आएंगे कि आखिर इन सेक्शंस को यहाँ पे क्यों दिया गया है। तो इनके अधीन अपराध करने और इनका प्रयत्न करने का अभिकथन हो तो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा लिखी जाएगी? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, अभिलेखित की जाएगी। परंतु पूर्वोक्त रूप से दिए गए अपराध, ये कौन से अपराध बात कर रहे हैं? जो जो अपराध अभी हमने आपको होमवर्क में दिए ना बीएनएस के, बीएनएस 2023 के, तो उनके अपराध और उनका करने के प्रयत्न उस व्यक्ति द्वारा किया जाने का अभिकथन जो कि कैसा है? मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, मतलब मेंटली डिसेबल है या बॉडीली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ पे ली जाएगी? पुलिस ऑफिसर के द्वारा निवास स्थान पर, जहां पर वो व्यक्ति निवास करता है, या फिर किसी अन्य स्थान पर होगी। और उसके लिए कोई ट्रांसलेटर वगैरह जो होते हैं ना, उनकी मदद ली जा सकेगी। कोई स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जैसे जो विकलचित व्यक्ति होते हैं, जिनके मतलब माइंड रीड करने वाले लोग होते हैं ना, उनके प्रेजेंस में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस तरह की जो रिकॉर्डिंग होगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। फिर जो बोल रहा है पुलिस ऑफिसर सेक्शन 183 के 6A के कथन मजिस्ट्रेट एज सुन एज रिकॉर्ड करेगा। अब 183 6A क्या है अभी हम आगे देखेंगे। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको एज सुन एज, जितना भी जल्दी हो सकता है उसको रिकॉर्ड करवाएगा और इन्फॉर्मेशन की जो कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम के संज्ञेय अपराध की अगर इत्तला मिलने पर पुलिस अधिकारी क्या करेगा? 14 दिनों के अंदर कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान, मतलब प्राइमा फेसिया जो भी उसको दिखती है उसकी जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राइमा फेसिया केस हो तो उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा? इससे ऊपर का हो सकता है, नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो उसकी कंसेंट में मामले की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करेगा। ठीक है, कि मामला किस तरीके का है वो देखेगा। ठीक है, एक स्टोरी की जैसे चल रही है, आप ये देखिए। फिर इसके बाद क्या होता है? यदि सूचना लेखबद्ध करने से अगर इनकार कर देता है व्यक्ति, तो व्यथित व्यक्ति सूचना का सार डाक के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा किसको भेजेगा? पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। ठीक है,
और पुलिस अधीक्षक को यदि संज्ञेय अपराध का भ्रम होने लगे तो वो स्वयं अन्वेषण कर सकता है या फिर वो क्या करेगा, अधीनस्थ के द्वारा भी ऐसा करवा सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है, ऐसा संदेह होता है उसको कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो संज्ञेय अपराध है उसको किया जाना हो सकता है, मतलब उसको भ्रम हो रहा है इस चीज का कि भाई संज्ञेय अपराध हो सकता है, उसको ऐसा हो रहा है। पुलिस अधीक्षक को लगता है कि भाई संज्ञेय अपराध प्रकट हो रहा है, ठीक है, भ्रम नहीं, प्रकट हो रहा है यहाँ पे, मतलब मामले की परिस्थिति और गंभीरता को देखते हुए लगता है उसको कि संज्ञेय अपराध हो रहा है, तो वो स्वयं अन्वेषण कर सकता है, यानी कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या जो अपने सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके द्वारा ऐसा कराएगा, जिसे भारसदक अधिकारी की सभी पावर्स दे दी जाएगी। अदरवाइज जो व्यथित व्यक्ति होगा वो मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। डाक के द्वारा किसको भेजेगा, पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। पुलिस अधीक्षक क्या करेगा, स्वयं अन्वेषण करेगा, या फिर क्या करेगा, किसी अपने अधीनस्थ के द्वारा ऐसा करवाएगा। और अगर फिर भी व्यथित व्यक्ति को लगता है तो वो मजिस्ट्रेट को भी सीधे आवेदन कर सकता है। अब आ जाता है सेक्शन 174। सेक्शन 174 क्या बात करता है कि वही सेक्शन है जो 155 है सीआरपीसी का, असंज्ञेय मामलों में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण करने के लिए। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। तो अगर क्या होता है कि असंज्ञेय मामले की इतला यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन होती है पुलिस को मिले, तो वो ऐसी इतला का सार क्या करेगा, उस पुस्तक में रखेगा, उस बुक में रखेगा जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, और उसको क्या करेगा, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और ऐसे मामलों की जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है उसमें लिखेगा और उसको मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और पुलिस जो होगी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, और ऐसा ऑर्डर मिलने पर पुलिस अधिकारी की वही पावर होगी जो उसको संज्ञेय मामलों में होती है, यानी कि कॉग्निजेबल केसेस में होती है। फिर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अपराधों में अगर एक अपराध संज्ञेय है तो पूरा मामला क्या माना जाएगा, संज्ञेय माना जाएगा। दो अपराध हैं, दोनों में से अगर एक संज्ञेय है तो क्या माना जाएगा, पूरा का पूरा मामला ही क्या माना जाएगा, संज्ञेय मामला माना जाएगा, कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन 175। वही सेक्शन है जो है 156 सीआरपीसी का, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केसेस। कोई पुलिस थाने का भारसदक अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कर सकेगा, यानी कि जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है, पुलिस थाने का अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी कर सकता है। फिर बोल रहा है सेक्शन 173(4) के क्लोज के अनुसार सेक्शन 210 में सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने के ऑर्डर दे सकता है। तो ये बता रखा है कौन ऑर्डर देगा। सेक्शन 176 कहता है, वही सेक्शन है जो सेक्शन है 157 सीआरपीसी का, अन्वेषण के लिए प्रोसीजर बता रखा है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जब पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी को या तो पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अन्य कारण से या किसी संदेह के फलस्वरूप यह पता चलता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है, कॉग्निजेबल के ऑफेंस किया गया है, जिसका अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सेक्शन 175 में सशक्त है, तो वो क्या करेगा, अपराध की जो रिपोर्ट होगी वो तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेबल लेने के लिए सशक्त है, कॉग्निजेंस लेने के लिए, कॉग्निजेबल नहीं संज्ञान, कॉग्निजेंस है यहाँ पे, कॉग्निजेंस लेने के लिए सशक्त है, उस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए वह स्वयं जाएगा या फिर वो अपने अधीनस्थ को भेजेगा, या तो वो क्या जाएगा, सेल्फ जाएगा, या फिर अपने सबऑर्डिनेट को भेजेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सशक्त किया गया हो। परंतु उसको देखकर लगता है कि गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है, तो ना तो वो स्वयं जाएगा और ना वो किसी अधीनस्थ को भेजेगा, और अन्वेषण करने से वो मना भी कर सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है लेकिन अगर रेप केस हो गया तो वो क्या करेगा, पीड़ित के कथन या तो निवास स्थान पर या पीड़ित का कोई पसंद का स्थान है वहां पर, उसके संरक्षक यानी कि गार्जियन की प्रेजेंस में, या कोई रिश्तेदार नातेदार वगैरह होते हैं उनकी उपस्थिति में, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है यानी कि सोशल वर्कर वगैरह होता है उसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, महिला जो पुलिस अधिकारी होती है उसके द्वारा उसके कथनों को रिकॉर्ड करा जाएगा। और ऐसे जो कथन होते हैं वो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल आदि से भी अभिलेखित किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे लिए न्यू होता है, तो जो न्यू होता है उसको तो हमको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि जो नया होता है ना उसको लोग ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये वही वाली बात है।
फिर बात करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, और यदि 176 के 1 क्लोज ए के जो बी पॉइंट है उनका अगर अनुपालन नहीं करता है तो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय अपराध की इत्तला मिलने पर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित तारीख से 5 वर्षों के भीतर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो आप जो वीडियोस को स्किप करके देखते रहते हैं ना, वो मत किया कीजिए। उससे क्या होता है, कई कॉन्सेप्ट इसमें नए, आप बोलेंगे मैम ये तो सीआरपीसी बता रहा है, सीआरपीसी बता रहा है, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, पर काफी चीजों को लिया गया है, तो काफी चीजें जोड़ी भी गई है, तो आप स्किप करके मत पढ़िए, ये न्यू कॉन्सेप्ट है तो इसको ध्यान से देखो। क्या होगा, 7 वर्ष या अधिक के लिए कोई दंडनीय अपराध की इत्तला मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अधिसूचित तारीख होती है उससे 5 वर्षों के भीतर अपराध न्याय संबंधी ऐसे साक्ष्य वगैरह लेने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेजेगा, जो ऑफेंस प्लेस होता है वहां पर भेजेगा, वहां मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस से वीडियो वगैरह बनाएगा। परंतु अगर मान लो किसी स्टेट में, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान में कोई ऐसा दल बल उपस्थित नहीं है, तो क्या करेगा, वो कह देगा कोई बात नहीं है, आप गुजरात से मंगा लो, गुजरात वाली सरकार इसकी हेल्प कर देगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य राज्य से ऐसा दल नियोजित करने के लिए सुविधा वगैरह ले सकता है, मदद वगैरह ले सकता है। देन आता है सेक्शन 177, तो बोलता है कि वही सेक्शन है जो सेक्शन 158 है सीआरपीसी का। तो रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, तो पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, जो अपने ऑफिसर इंचार्ज होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा अगर नियुक्त करे, तो ऐसा अधिकारी जो भी ठीक समझे अनुदेश लिखने के बाद बिना देरी के, यानी कि बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट को देगा। सेक्शन 178 आता है कि वही सेक्शन है जो है 159 ऑफ सीआरपीसी, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे सकता है, अन्वेषण के आदेशों को दे सकता है, या फिर क्या कहेगा कि भाई तुम प्रारंभिक जांच करो। फिर क्या कहता है, मामले को निपटाने के लिए, कार्यवाही करने के लिए कह सकता है कि भाई तुम इस मामले को सॉल्व करो, उसके लिए आगे प्रोसीडिंग्स वगैरह करो। और फिर क्या कर सकता है, अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी प्रतिनियुक्त कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। अब आ जाता है सेक्शन 179, वही सेक्शन है जो है 160 ऑफ सीआरपीसी, साक्षियों की हाजिरी अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। क्या होगा इसके अंतर्गत, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वो हाजिर होगा और लिखित आदेश के द्वारा इंफॉर्मेशन पर या फिर किसी अन्य तरीके से अगर वो तथ्यों से परिचित होता है, फैक्ट्स को जानता हो, तो वो क्या करेगा, हाजिर होगा, ठीक है। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15 वर्ष से कम है या फिर 60 वर्ष से अधिक है, या फिर कोई महिला है और ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, शारीरिक रूप से निशक्त है, तो उसको कहेंगे कि कोई बात नहीं है, तुम हाजिर मत हो। पर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं हाजिर हूँ और हाजिर होकर अपने कथन को रिकॉर्ड करवाऊं, तो वो वहां पे आ सकता है। अब निवास स्थान है, इसका जो घर है, घर से आने में और थाने में हाजिर होने में जो भी खर्चे वगैरह होंगे वो कौन वहन करेगा, वो वहन करेगी राज्य सरकार, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 180, सेक्शन 180 बात करता है कि वही सेक्शन है जो है 161 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो इस धारा में जो अन्वेषण करने वाला अधिकारी है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो मामले की परिस्थितियों के संबंध में मौखिक परीक्षा कर सकता है, ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है, परंतु वो किसी भी तरीके से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा जो उसको आशंका में डालते हों। भाई किस चीज की आशंका हो गई, तो यहाँ पे हो गई कि भाई उसको लगता है कि भाई आरोप में फंस जाऊंगा, उस पर कोई शास्ति दुरुपयोग की जाएगी, यानी कि पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर, या फिर किसी तरीके का फोरफीचर वगैरह हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की उसको फील होता है तो वो इस तरीके के प्रश्न उससे नहीं पूछेगा, और प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको क्या करेगा पुलिस अधिकारी, उसको वो लेखबद्ध भी कर सकता है। परंतु जो ऐसे कथन वगैरह होंगे, वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। ये वाला हमारा न्यू पॉइंट है, तो हमको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बीएनएस है, यहाँ पे बीएसएम नहीं, बीएनएस,
भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन 64 से 71 है, 74 से 79 है, और फिर आ जाता है सेक्शन 124। इसके जो कथन है वो पुलिस ऑफिसर महिला जो होगी उसके द्वारा ही अभिलेखित किए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई पुरुष कर रहा है तो भी किसी महिला अधिकारी को आपको वहां पे रखना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 13 के पार्ट फर्स्ट की। अब जो बचे हुए सेक्शंस होंगे ना वो हम, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, अभी हमने किया है ये हमने कहां से कहां तक किया था, 173 से 180 तक, ठीक है। अब जो बचे हुए सेक्शन होंगे ना वो पार्ट 2 में आएंगे, 181 से 196, ये सारे सेक्शन हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एक बड़ा पार्ट कवर कर रहा है ये, तो आप ऐसे थोड़ी हमको कोई खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी विचड़ी तो हमको बनानी नहीं है ना, हमको समझते हुए चलना है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 लेके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, आप जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जुड़े रहना है डी लॉ जंक्शन के साथ, अपने दोस्तों को जोड़ना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, थैंक यू सो मच।